हेलो गाइस, वेलकम टू झांसर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं गाइस अपनी मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज, मतलब मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और गाइस आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज एक बहुत अच्छे मतलब एक बेसिकली केस स्टडी नहीं है, लेकिन केस स्टडी की तरह से ही है कि आपको एक सिचुएशन दी गई है, राइट। आपको उस सिचुएशन के रिगार्डिंग बात करनी है कि किस तरीके से आप फॉलो करेंगे या किस तरीके से आप पॉलिसी बनाएंगे अगर ऐसा ऐसा होता है तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स और एक बहुत अच्छी एक एबिलिटी वहाँ पे पता चलेगी, आपका इंटेलेक्चुअल पता चलेगा आपको कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, राइट। ये क्वेश्चन गाइज केस स्टडी में से नहीं है, केस स्टडी के अलावा यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो शुरू करने से पहले गाइस जिन स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा गाइस कि वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी जो भी हमारे लेक्चर्स आपके लिए लाए जाते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स का लेक्चर है, ये जो मेंस की हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ भी, और प्रीलिम्स की जो डेली प्रैक्टिस सीरीज़ है उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और उसी के साथ साथ गाइस अगर जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैं बोलूँगी गाइस हमारे झांसर अकेडमी पे जो करंट अफेयर्स आपको दिए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप उनको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। यकीन मानिए आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए या टाइम लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वो 1 से 1.25 घंटा जो आप डेली का देंगे दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच आप ज्वाइन कीजिए, उसमें जीएस 1 2 3 4 की आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है वो, उसमें झांसर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, खुद पढ़ाएंगे। और आपको अगर आप कोर्सेज़ की जो बैच है वो बैच की डिटेल्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झांसर की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे गाइस, तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। और गाइस हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। और उसमें हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपके मिस्टेक्स बताते हैं, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ आपको सैम्पल आंसर भी दिया जाता है हर एक क्वेश्चन का, और आंसर के साथ आपको वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो गाइज़ अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज़ की सारी डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन अ माउंटेन वैली bound by forests and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies? मान लीजिए कि भारत सरकार जंगलों से घिरे और जातीय समुदायों द्वारा बसी हुई पहाड़ी घाटी में एक बांध बनाने की सोच रही है। अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिए उसे किस तर्कसंगत नीति का सहारा लेना चाहिए? ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने आपको बताया GS4 एथिक्स से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। अब वैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि जो भारत सरकार है वो क्या सोच रही है, वो एक बांध बनाने का सोच रही है, डैम कंस्ट्रक्ट करने का सोच रही है, लेकिन कहाँ पे सोच रही है, किस रीजन में? जो रीजन फॉरेस्ट से, जंगलों से घिरा हुआ है और वहाँ पे एथनिक कम्युनिटीज़ बसी हुई हैं, जो जातीय समुदाय हैं वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे बसे हुए हैं, बेसिकली उनका वो घर है और वहाँ पे डैम बनाने की बात की जा रही है। तो आप लोग जानते होंगे ये कितना रिस्की हो सकता है वहाँ के फॉरेस्ट के लिए। वहाँ पे अगर वो इतना अच्छा फॉरेस्ट है तो वहाँ पे जो वेरियस स्पीशीज़ जानवर वगैरह भी रहते होंगे उनके लिए भी कितना डेंजरस है, और जो इतनी कम्युनिटी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, समुदाय रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी वो कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है।
तो उसके लिए हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप ऐसी कौन सी राशनल पॉलिसी अपनाएंगे जिससे कि आप जो भी आगे आने वाले अनफोर्सीन मतलब जो हमें पता नहीं है ऐसी कोई आपदाएं अगर आएंगी तो आप उनको किस तरीके से डील करेंगे, राइट। किस तरीके से आप उनको बचाव करेंगे वहाँ पे लोगों का, फॉरेस्ट का, या आप उनको उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे, हमें वो एक पॉलिसी बतानी है कि क्या आप एक पॉलिसी अपनाएंगे। ठीक है, तो हम गाइज इसके बारे में किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को कि हम थोड़ा सा पहले बताएंगे कि डैम से किस तरीके से सरकार सोच रही है बनाने की और उससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। हम थोड़ा सा बता के हम डायरेक्टली अपने राशनल पॉलिसी के ऊपर चलेंगे कि क्या पॉलिसी हम अपनाएंगे, ठीक है, कॉन्टिजेंसीज को बचाने के लिए, डील करने के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन अ माउंटेन वैली एंटेल्स मेनी चैलेंजेस। कि जब हम बांध बनाने की बात करते हैं ना एक पहाड़ी इलाके में, माउंटेन वैली पे, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। A comprehensive rehabilitation policy would ensure that unforeseen contingencies will bug many development projects then avoided। कि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी मतलब कि पुनर्वास नीति अगर बनाई जाए, हम लेकर आए, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से लोगों को जो वहाँ की एथनिक कम्युनिटीज़ है उनका बचाव या उनको एक लाइवलीहुड प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दी जाए। कि अगर मान लीजिए वहाँ पे डैम बनेगा तो उनको डिस्प्लेस भी तो करना पड़ेगा, वहाँ से उन कम्युनिटीज़ को हटाना पड़ेगा, ठीक है, या वो फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसको जो भी दिक्कतें आएंगी तो हम कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ जिसकी वजह से जो हमें क्या होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे अब डैम बनाने की बात करें तो इन प्रोजेक्ट्स को अवॉइड किया जाता है, बनाया नहीं जाता। तो इस तरीके की पॉलिसी लेकर आएँ जिससे कि जो आगे आने वाली आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, कॉन्टिजेंसीज की, कि हम उनसे लड़ सकें और ये प्रोजेक्ट जो हम बात कर रहे हैं डैम के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अवॉइड ना किया जाए। हमें इस तरीके की पॉलिसी लेकर आनी है। तो उसके लिए हम अब कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे कि जो हम कर सकते हैं एक राशनल पॉलिसी में, जो हमारे रहेंगे कि एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें हम किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम वो बताएंगे। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट। पारदर्शी पुनर्वास के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि सरकार जो है, गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट रीसेटलमेंट पैकेजेस मेकिंग द एथनिक कम्युनिटीज और ट्राइबल्स मटीरियली बेटर ऑफ टू काउंटर द नरेटिव दैट डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन इज डिजास्टर्स फॉर ट्राइबल्स। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट और रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन, मतलब जैसे भी मैंने गाइस आपको बताया कि डैम अगर बन रहा है तो वहाँ के पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो हमें समुदाय देखने को मिल रहे हैं जो वहाँ पे बसे हुए हैं, उनका बेसिकली वो एक घर है, तो उनको वहाँ से हटाना भी तो पड़ेगा, तभी डैम कंस्ट्रक्ट हो सकता है। हम उनकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। तो उनके सामने पहले तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बात रखनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और उनका क्योंकि रीसेटलमेंट करना है, मतलब उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना है, बेसिकली उस जगह से उनको हटाना है। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करना है उनको, बल्कि दूसरी जगह पे पहले बसाना भी है जहाँ पे कि वो कंफर्टेबल हों और वही फैसिलिटीज़ जो उनको उनकी प्लेस पे मिल रही थी जहाँ से उनको हटाया जा रहा है, वही उनको दूसरी जगह पे भी मिल जाए, राइट। और ये नोशन उनका, उनको इस तरीके से समझाना है कि जो उनका ये नोशन है कि भाई वहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट होती है, उनका क्या है, वो क्या सोचते हैं कि कोई डेवलपमेंट होती है, ठीक है, विकास के लिए काम करते हैं, मॉडर्नाइजेशन के लिए करते हैं, तो वो ट्राइबल्स के लिए हानिकारक होता है, वो उनको उनको नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते, वो चेंजेस से थोड़ा सा ना रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस होती है उनमें। वो बहुत जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत आइसोलेटेड रहती हैं। तो क्या है कि उनको इस तरीके से समझाना है और उनका प्रॉपर तरीके से रीसेटलमेंट पे ध्यान देना है ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद
land distribution, compensation for loss of houses, forest produce and grazing land and other such resettlement measures should be implemented thoroughly without prejudice. कि अब जब उनको मनाया जाएगा, उनके आगे सब चीज़ पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से रखनी है कि हम आपको दूसरी जगह पे हम क्या करेंगे, रिलोकेट करेंगे, मतलब आपको दूसरी जगह पे आपको दी जाएगी दूसरी जगह रहने के लिए, जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से रह सकते हैं। उसके लिए आपको एक लैंड दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक इफ़ेक्टिव तरीके से करना है, जहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसके बाद कॉम्पनसेशन, अब जो घर उनका छूटा है वहाँ पे उन्होंने कितना सारा, वो लोग वहाँ पे सेटल हो रखे हैं, ठीक है, वहाँ पे वो एडाप्ट कर रखा है, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर रखा है, तो वहाँ पे भी उनका जो भी लॉस होगा उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन भी देना है, मुआवजा भी उनको देना है, उसके मुआवजा भी उनको उसके हिसाब का देना है। उसके बाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ग्रेजिंग लैंड है, जो क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही ज़्यादातर जो ट्राइबल्स हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनको इस तरीके से या तो ऐसी जगह पे लोकेट करना है, रिलोकेट करना है जहाँ पे उनको ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनको मिल जाए, ठीक है। ग्रेजिंग लैंड्स भी उनको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाए ताकि उन लोगों का लॉस ना हो, और जो उनकी लाइवलीहुड पहले चल रही थी वही उनकी सस्टेन रह सके बाद में भी, जो काम जो उनका ऑक्यूपेशन पहले था वहाँ पे वही ऑक्यूपेशन उनकी नई सेटलमेंट पे भी उनको मिल जाए, राइट। तो ये उस पॉलिसी में पहली चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर इकोनॉमिक वेलफेयर, की पारदर्शिता बनाए रखते हुए आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। कैसे? कि द आउटसीज मस्ट बी प्रोवाइडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डैम सबमर्जेंस एंड सब्सिक्वेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू देम। अब क्या है कि जो वहाँ पे स्थित हैं लोग, ठीक है, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, तो उनको, जैसे मैंने बोला कि ट्रांसपेरेंसी रखनी है पूरी, सब कुछ उनको बताना है पहले, तो उनको पूरी की पूरी बात बतानी है कि भाई ऐसे ऐसे डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, किस लिए डैम यहाँ पे बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, और क्या क्या दिक्कतें उसकी वजह से देखने को मिल सकती है, तो उनको वहाँ पे उनका रहना खतरे से खाली नहीं है, उनको वहाँ से रिलोकेट किया जाना ज़रूरी है। Project authorities and state government must rehabilitate the outseas with sustainable non-land based livelihoods where needed। कि जो प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ है, मतलब जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करने पे जो प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, या वहाँ की जो राज्य सरकार है, उनको इस पे ध्यान देना है कि जहाँ पे भी ज़रूरत है, और जैसे जो नॉन नॉन लैंड बेस्ड लाइवलीहुड्स है, जैसे कि मान लीजिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे वो निर्भर रहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड फॉरेस्ट के बेसिस पे ही चलती है, वो जंगलों पे निर्भर होते हैं, तो उनको वो चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएँ, उनका रिहैबिलिटेशन इस तरीके से किया जाए कि उनकी लाइवलीहुड सफ़र ना हो। The various problems associated with displacement are compounded several times over for outseas, कि अब उनको क्योंकि वहाँ से हटाया जाएगा, जिस लैंड पे या जिस जगह पे माउंटेन वैली पे डैम बनाया जाएगा, उन लोगों को, जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, उनको वहाँ से तो हटाया जाएगा, तो जब वहाँ से हटाया जाएगा तो उनके बहुत विस्तार से दिक्कतें देखनी है कि उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो क्या हैं, वो सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज़, मतलब वो सिर्फ फॉरेस्ट पे डिपेंड होने वाली, या वहाँ पे एक ट्रेडिशनल आउटलुक रखने वाली, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन रखने वाली ही नहीं है, बल्कि उनमें से ऐसी भी हैं जो कि स्पेशली वल्नरेबल होंगी, ठीक है, और अलग अलग होंगे, जैसे क्लास है, कास्ट है, जेंडर है, एज है, तो हर चीज़ में अलग अलग होंगे, तो उनको टैकल उस तरीके से किया जाना चाहिए, या उनको उससे डिस्प्लेसमेंट से उनको वो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियाँ उठानी पड़ें, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो दिक्कतें हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ये रिहैबिलिटेशन में इनको ध्यान में रखते हुए ही उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि कोई भी सफ़र ना करे, राइट। नेक्स्ट इज पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई,
कि जब डैम बनाने की प्लानिंग हो, कि जब ये डिसीजन लिया जाए कि हाँ डैम बनाने की, जैसे हमने कहा कि सरकार सोच रही है, तो जब ये प्लानिंग की जा रही है डैम बनाने की, ठीक है, या उनकी कि भाई हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ से हटा के उनका रीसेटलमेंट करना पड़ेगा, दोबारा से उनको दूसरी जगह पे उनको घर उनका देना पड़ेगा, ठीक है, उनकी लाइवलीहुड दूसरी जगह पे देनी पड़ेगी हमको। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, अब ये अनुमान, ये एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली कि वो लोग नेगेटिवली इफेक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट से, ठीक है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो अब जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक रूप से वहाँ पे प्रभावित होंगे, तो उनकी भी कंसल्टेशन ज़रूरी है, उनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे हमने अभी ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। अब इन्फॉर्म करके उनको कंसल्ट करना, उनकी, जैसे हमने बात की थी ना कि उनको कन्विंस करना, उनको अवेयर करवाना है, उनको समझाना है इस चीज़ का। तो अगर वो हाँ करते हैं तभी ये प्रोजेक्ट लिया जाना चाहिए। पब्लिक हियरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर वो लोग राज़ी होंगे ना, वो लोग इसके फेवर में होंगे कि हाँ ठीक है, अगर आप उनको इतना सेटिस्फाई कर पाएंगे कि आप जब उनका रिलोकेशन करेंगे, आप उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे उनको लाइवलीहुड उनकी सफ़र नहीं होगी, वो जिस तरीके से अभी रह रहे थे वो उसी तरीके से वहाँ पे भी रह पाएंगे। अगर वो हाँ करते हैं, वो अग्री करते हैं, तभी इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो पब्लिक हियरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए यहाँ पे। और ब्यूरोक्रेटिक लैसिट्यूड एंड इनसेंसिटिविटी शुड नॉट बी टॉलरेटेड, कि जो ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो इनसेंसिटिविटी, या वो जो अपनी ही कहते हैं ना कि अपना बेनिफिट देखता है, वो लोगों का, मतलब वो बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि वो किस तरीके से अफेक्ट होंगे, वो ये चीज़ नहीं सोचते, वो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, या वो सिर्फ बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। तो वो टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी लेवल पे, राइट। नेक्स्ट इज इंश्योर ट्राइबल वेलफेयर, जनजातीय कल्याण सुनिश्चित करें, कि जो वो ट्राइबल है, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनका वेलफेयर को बहुत अच्छे से ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मस्ट प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व द पीपल इन द फॉरेस्ट विलेजेस अबाउट पॉसिबल सबमर्जेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वही बात है कि उनको, जो वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो भी इस बारे में प्रॉपर तरीके से उनको बताए, लोगों को इन्वॉल्व करें उसमें। और फॉरेस्ट विलेजेस के जो लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं लोग, मतलब बेसिकली ट्राइबल पीपल, तो उनको इस बारे में इन्फॉर्म करें और बताएं कि किस तरीके से लैंड सबमर्ज हो सकती है, ठीक है। तो सबमर्जेंस की वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि रिस्क में आ सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट की जाएगी आप लोगों की। तो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे उनका वेलफेयर, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर तरीके से उन लोगों से कनेक्टेड होंगे, तो पब्लिक हियरिंग से भी पहले पहले उन लोगों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बात करें, प्रोएक्टिवली उनके आगे ये बात रखें, उनको समझाए, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस करवाए। ट्राइबल पीपल शेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर रूरल पीपल, बट दे आर इवन मोर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कि जो प्रॉब्लम हमें रूरल पीपल के साथ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को जो प्रॉब्लम वो उठाते हैं, वो तो प्रॉब्लम है ही है, वो ट्राइबल लोगों के साथ हमें देखने को मिलती ही हैं, प्रॉब्लम्स उनके साथ होती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स उनके साथ एसोसिएटेड देखने को मिलती हैं, जिसका ध्यान, जिसके कल्याण पे हमें ध्यान देना पड़ेगा इस पॉलिसी को रखते हुए, या ये प्रोजेक्ट चलाने से पहले, ठीक है। जैसे कि वो ज़्यादा फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे, या कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब एक सांझे में जो प्रॉपर्टी होती है, उस पे वो डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादा, जितना कि रूरल लोग नहीं होते, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसमें नहीं होते इतना, ठीक है। देयर डॉक्यूमेंटेड लीगल राइट्स ऑन कल्टिवेबल लैंड्स आर इवन मोर टेनस। तो क्या होता है कि जैसे कॉमन प्रॉपर्टी की हमने बात की, तो ऐसा नहीं होता, जैसे कि अब हम लोगों के पास मेनली क्या होता है, मोस्ट ऑफ अस, कि एक लैंड्स डिवाइडेड होती है कि हाँ इतने गज इस पर्सन के नाम है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्या है कि कल्टीवेबल लैंड जो है उसको
बिना उसके वैसे ही लीगली एक राइट माना गया, वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो वो अगर उनको डिस्प्लेस किया जाएगा तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए वापस से उसको बनाना। ठीक है, उसी चीज़ को, क्योंकि क्या पता दूसरी जगह पे कितनी लैंड कल्टीवेबल हो और उसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, फिर वो लोग क्या होगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। देयर स्किल्स फॉर डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड नॉट बेस्ड ऑन फॉरेस्ट और लैंड आर इवन मोर यूडिमेंट्री, कि उनकी जो स्किल्स हैं मतलब डाइवर्सिफाइड होती हैं। ऐसा नहीं है जैसे हमने बात की कि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, तो इस तरीके से करना है कि वहाँ पे उनका रीसेटलमेंट, कि उनको जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो उनको प्रोवाइड हो सकें, ठीक है, या जो ग्रेजिंग करवाते हैं या एक लैंड कल्टिवेबल लैंड ग्रेजिंग भी करवा सकें वो अपने पशुओं की, ठीक है, तो वो उनको प्रोवाइड हो जाए, तो वो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, यही उनकी लाइवलीहुड नहीं है, वो उनकी बहुत डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड है, सिर्फ जंगल या ज़मीन तक ही सीमित नहीं है, तो वो भी उनकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं, इतने सालों से रहते हुए आ रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने अपनी लाइवलीहुड उसी के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, तो उनकी पूरी, कहते हैं ना कि दुनिया बदल जाना, तो उनकी तो दुनिया ही बदल जाएगी, और हर चीज़ दूसरी सेटलमेंट पे प्रोवाइड करवाना बहुत मुश्किल है, तो उसके बारे में उस पर ध्यान देना है कि उनकी सारी जो लाइवलीहुड है उनकी अफेक्ट ज़्यादा ना हो, उनके वेलफेयर पे सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। एंड देयर एबिलिटी टू नेगोशिएट विद स्टेट ऑफिशियल्स एंड कोर्ट्स इवन मोर वीकर, कि जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं या जो कोर्ट हैं, अदालत हैं, उनसे नेगोशिएट करना, बातचीत करने में वो कमज़ोर हैं, क्योंकि वो उतना उनको एक्सपोजर नहीं है या इतनी बातचीत करनी उनको नहीं आती, तो वो अपने वेलफेयर के लिए इतने बेटर तरीके से आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए उनके हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पहले से ही ज़रूरी है, इसीलिए उसको इस पॉलिसी के अंडर भी रखा गया है, राइट। So this was all for this question, guys. I hope you all have liked this analysis. With this we end up this session today here, guys. आपको guys अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और with this we end up this session today here, guys. Thank you so much. Have a great day ahead. जय हिंद.